हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है BHEP क्लासेस। और आज मैं आपके बीच रिवीजन का एक और क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपको लाए हैं साइंस के चैप्टर 3 यानी कि धातु और अधातु चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कुल 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज अपने 2025 में होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपका कुल मिलाकर के 7वां क्लास है, जो कि आपके लिए मैं रिवीजन के तौर पे ला रहा हूँ। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने देश के जो जाने माने हस्ती, जो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है, उनके दिए गए कुछ एक कोट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं कोई भी निर्णय सही सोच करके नहीं लेता हूँ, वरन जो निर्णय लेता हूँ उसे सही करने के लिए जी जान लगा देता हूँ। तो इसी कोटेशन के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा आपको YouTube पे वीडियो देने का जो निर्णय है वो सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये निर्णय भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं के भौतिक गुण, जिसमें उसके जो जो गुण आते हैं, जैसे तन्यता है, चमक है, कठोरता है, आघातवर्धिता है, या फिर विद्युत और ऊष्मा की सुचालकता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी धातु है, और इसकी कुछ अपवाद को भी देखेंगे कि कौन उसमें नहीं आते हैं। अब बात करें अधातुओं के भौतिक गुण की, तो इसमें भी इन सब चीजों का जो अभाव होता है अधातु में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण की बात करें तो धातु कैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या पानी के साथ अभिक्रिया करता है, धातु अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, धातु अधातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इसके बारे में भी पूरा चर्चा करेंगे और एक एक इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ऑक्सीजन के साथ अधातुओं का जो संयोग होता है यानी कि वो अभिक्रिया होता है उसको समझेंगे, धातु के साथ जो अभिक्रिया होता है उसको, और फिर अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि CH4 क्या है, का मीथेन है हमारा, या फिर CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों के दोनों अधात्विक तत्व है, मतलब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अधातु है, लेकिन ये कैसे आपस में अभिक्रिया करके एक कंपाउंड बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो और कुछ इधर और टॉपिक्स बचे हुए हैं, इधर जगह के अभाव में मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान देंगे। यहाँ पे धातु और अधातु का प्रयोग कैसे करेंगे, हम लोग कहाँ पे धातु का उपयोग करते हैं और कहाँ पे अधातु का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, कौन उससे कम होता है, और कौन सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। और आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे आपको मैंने विस्थापन अभिक्रिया में बताया था, ठीक है, कि वहां पे कैसे एक धातु जो है दूसरे धातु के यौगिक को लेकर के विस्थापित कर लेता है। तो वहां पे मैंने आपसे चर्चा की थी कि यहाँ पे ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या किया है, उसके यौगिकों को अपने साथ लेकर के चला गया है। ठीक है, तो आज उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद धातु के निष्कर्षण की विधियां, तो मतलब धातु को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पृथ्वी में बहुत सारे धातु क्या है, पृथ्वी के अंदर मौजूद है। जब हम उसको निकालते हैं या फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं उसको प्राप्त करने की, जैसे भर्जन है, निष्पादन है ना। तो उन सभी विधियों को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब बात करें धातु के संक्षारण और उसका प्रतिरोध का, तो धातु को संक्षारित होने से यानी कि उसको बर्बाद होने से, कोरोजन से यानी कि जंग लगने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, और उसका प्रतिरोध यानी कि उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिकों को लेकर के आज हमारा क्लास होने वाला है। तो चलिए एक एक कर अपने सभी टॉपिकों को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहां पे है धातु की भौतिक गुण। तो इस धातु के भौतिक गुण में क्या है, चमक है, कठोरता है, तन्यता है, आघातवर्धिता है, ध्वनिक है, विद्युत की सुचालकता है और ऊष्मा की सुचालकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, भौतिक गुण है किसके, किसी धातु के। यानी कि अगर कोई धातु आपको दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगी, चमक होगी। अगर चमक नहीं दिख रही है तो आप उसको रेगमल से क्या करेंगे, रगड़ेंगे, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, श्रेष कागज जिसको कहते हैं आप, तो उसी को रेगमल कहते हैं। तो उससे लेकर के रगड़ेंगे तो क्या होगा, धातु में चमक दिखने लगेगा। ठीक है, तो धातु में चमक होना उसकी सबसे बड़ी गुण है। दूसरा कठोरता, धातु
धातु को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, वो मुलायम नहीं होते हैं। बात करें कुछ ऐसे धातु है जो कि मुलायम होते हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। वो ऐसे धातु है जिनका नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये ऐसे धातु है जिनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं, यानी कि ये मुलायम होते हैं, ठीक है। इनको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, बार बार हम उसको बेंड करके तोड़ सकते हैं। लेकिन अन्य धातुएं जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही अत्यधिक कठोर होती है। अब बात करें हम धातु की तन्यता की, तो तन्यता का अर्थ होता है कि हम धातु को कितना तान सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं, कितना उसको पतला कर सकते हैं। वैसा गुण जैसे आपने देखा होगा धातु में तन्यता होती है, जिसके कारण ही उसका तार बनाया जाता है, यानी कि वायर बनाया जाता है, क्योंकि उसको पतला लंबा खींचा जा सकता है, वो टूटता नहीं है। तो लंबा खींचने के बाद भी जो नहीं टूटे वही उसका तन्यता का गुण होता है। और सबसे तन्य धातु जो होता है वो हमारा सोना होता है, ठीक है। सोना एक ग्राम में लगभग 2 किलोमीटर क्या होता है, खींचा जा सकता है। तो सोना जो होता है सबसे तन्य धातु होता है। हाँ, लोहा को आप नहीं कह सकते हैं कि बहुत तन्य है, लेकिन हम उसको भी गर्म करके तन्य कर सकते हैं, मतलब उसको लमड़ा सकते हैं, ठीक है। सोना को भी ऐसे तो नहीं लमड़ेगा, उसको भी गर्म ही करना पड़ेगा। लेकिन तन्यता के मामले में लोहा तो थोड़ा सा और मतलब पतला होते, जैसे जैसे पतला होगा वैसे टूटने का चांस ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी वो लंबा होगा। लेकिन सोना की बात करें तो सोना सबसे ज्यादा लंबा होता है, मतलब 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होता है। तो तन्यता में सोना क्या हो जाएगा, सोना सर्वाधिक तन्य होगा, ठीक है। बात करते हैं आघात वर्धता की। तो ये आघात वर्धता क्या है? आघात वर्धता का मतलब जब हम धातु पे घात करते हैं, उस पर चोट करते हैं, तो फैलता है। आपका जो तवा होता है, तवा क्या होता है, लोहे का बना हुआ होता है, और उसको पीट पीट करके फैलाया हुआ होता है। क्या आप मिट्टी के किसी बर्तन को पीट पीट करके फैला सकते हैं? नहीं करेंगे, वो टूट जाएगा, ठीक है। क्या आप शीशा को पीट पीट करके फैला सकते हैं? नहीं, जैसे ही आप पीटेंगे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन लोहा को हम पीट करके उसको फैला सकते हैं, उसका चादर बना सकते हैं। तो ये जो चादर बनने का, किसी भी धातु को चादर के रूप में फैलाने का जो गुण होता है, वही उसका क्या होता है, आघात वर्धता होता है। तो आघात वर्धता धातुओं का एक प्रमुख गुण है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। ध्वनिक, यानी कि किसी भी धातु को जब हम उस पर चोट करते हैं तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो धातु का गुण होता है, जैसे देखते होंगे आप मंदिर में घंटी बजता है, ठोक ठोक करके, या भी स्कूल में घंटी बजता है। तो बहुत सारा जो होता है वो क्या है, धातु का बना हुआ है, और उस पर जब हम किसी चीज से क्या करते हैं, चोट करते हैं, तो वो दूर तक उसका आवाज सुनाई देता है। तो क्या होता है, बेल वगैरह बनाने के लिए हम धातु के ही मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो धातु में ध्वनिक गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि धातु की सुचालकता की। तो धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। किसी भी धातु से आप देखेंगे कि करंट का सप्लाई आसानी से आप दे सकते हैं। ये जितने भी तार बने हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस बने हुए हैं, वो सारे के सारे क्या है, विद्युत के सुचालक है, क्योंकि वो धातु है, ठीक है। हाँ, इसमें सुचालकता में कोई कम सुचालक है, कोई ज्यादा सुचालक है। सबसे ज्यादा सुचालक अगर आपका कोई धातु होता है तो वो होता है चांदी। क्या होता है, चांदी। हमने आपको कठोरता वाले सेक्शन में ये नहीं बता पाया कि कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जो कठोर नहीं होते, यानी कि मुलायम होते हैं। मतलब वो ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपका मरकरी है, मरकरी Hg, ये मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मरकरी क्या है, धातु होते हुए भी कठोर नहीं होता है। वो क्या होता है, द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है, यानी कि उसको आप हाथ पे रखेंगे तो द्रव होगा। आप कभी धोखा से आपसे कभी मरकरी, मतलब वो जो थर्मामीटर जो है जिससे हम लोग बुखार मापते हैं, अगर वो टूट गया हो
तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आप उसको देखना कि वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, बिखर जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक। अगर वो द्रव अवस्था में नहीं रहता तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जैसे ही उसमें इन किया जाता है मरकरी में, क्या होता है, मरकरी का पारा चढ़ने लगता है। यानी कि द्रव नहीं है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर पे कैसे वो तापमान ऊपर बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, तो धातु क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक भी होता है। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे कि ये एक क्या है, लकड़ी है, इसका इस्तेमाल वैसे हम बच्चे को सीधा करने के लिए भी करते हैं, लेकिन ये एक लकड़ी है, तो इससे हम क्या करेंगे, कोई गर्म चीज को लेकर कैसे छुएंगे तो क्या हमारा हाथ जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक अधातु है, मतलब धातु नहीं है ये। लेकिन इसके जगह आप लोहे का एक रॉड ले लें और उसको लेकर के क्या करें, आप गर्म किसी चीज में रखें, तो क्या होगा, ऊष्मा का चालन होते 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 आपका क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धातु क्या होता है, ऊष्मा का भी सुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा का चालन करता है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो अधातु में क्या होता है, चमक नहीं होता है, इसमें चमक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कुछ इसके मतलब उदाहरण जो है, जो चमकीले भी होते हैं, ऐसे भी उदाहरण एक्सेप्शन पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया। आयोडीन जो है एक प्रकार का अधातु है, लेकिन ये चमक रखता है, लेकिन अन्य अधातुएं जो होती है चमक नहीं रखती है, उनके पास अपना कोई चमक नहीं होता है। तो बात करते हैं कठोरता की, तो अधातुएं कठोर नहीं होती है, यानी कि ये क्या होती है, नरम होती है या फिर भंगुर होती है, यानी कि टूटने वाली होती है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो कि कठोर होती है, जैसे हमारा हीरा हो जाएगा, ये क्या होता है, एक अधातु होते हुए भी हमारा कठोर तत्व होता है। बात करें तन्यता की, तो अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, ये बहुत ही जल्दी इसको हम जैसे ही खींचते हैं ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, यानी कि ये तन्य नहीं होती है। ठीक है, अब बात करें आघातवर्धता की, तो इसमें अधातुओं में आघातवर्धता का गुण भी नहीं होता है, ये फैल नहीं सकती है, तन नहीं सकती है, इसको ध्यान में रखना है। वही बात करें ध्वनिक की, तो अधातुएं ध्वनिक भी नहीं होती है, यानी कि अधातुओं में ध्वनिक गुण भी नहीं होता है। क्या आप किसी लकड़ी पे चोट करते हैं तो उसका आवाज दूर तक सुनाई देता है, नहीं, वो वही आसपास ही आवाज सुनाई दे करके खत्म हो जाता है, क्योंकि चोट किए हैं इसलिए आवाज देता है, ना कि उसमें गुण होता है ध्वनि उत्पन्न करने का। जबकि धातु में हमने बात किया था क्या, कि उसमें अपना एक गुण होता है जिससे वो क्या करती है, आवाजें उत्पन्न करती हैं, यानी कि ध्वनि नहीं होती है अधातुएं। अगर बात करें विद्युत की सुचालकता की, तो अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो कि विद्युत का चालन करती है। आप गलती से ये सोच करके कि अधातु है मतलब विद्युत का चालन नहीं करेगी, आप पेंसिल को अंदर लगा के मत देखना, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऊष्मा के सुचालक की, तो ऊष्मा का सुचालक नहीं करती है, अधातुएं ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है, यानी कि ये ऊष्मा का चालन नहीं करती है। अधातुएं जो है ऊष्मा का सुचालक भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म को देखे हैं। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो धातुओं में रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद धातु जो है वो क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु जल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा। तो ये कैसे बनाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग Na के साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रख दिए, तो क्या बनाया हमारा Na2O बनाया। ठीक है, अब ये हमारा मतलब जो समीकरण है वो क्या है, संतुष्ट नहीं है, तो इसको संतुष्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे सोडियम का संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोडियम को 4 बनाना पड़ेगा, यानी कि इसके पहले 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि सोडियम के 4 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिल करके सोडियम डाई सोडियम ऑक्साइड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं,
जो कि वो 2 अणु का बनता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाता है। जैसे आप Fe के साथ भी ले सकते हैं। Fe यानी कि आप जानते हैं आयरन होता है, आयरन के साथ जैसे हम ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराते हैं, है ना, तो ये क्या बनाता है, Fe2O3, मतलब यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनाता है ना, आयरन का ऑक्साइड, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी आप संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब हमको यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा तो भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि 2 दूना 4 Fe यानी कि आयरन है, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आयरन का अभिक्रिया देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा धातु क्या होता है, किसी भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बात करते हैं वैसे अम्ल का। तो अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, देखते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है और इसके साथ हम क्या कर दिए, HCl लेकर के हम इसके साथ अभिक्रिया करा दिए। तो सोडियम के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक अम्ल है ये अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, तो यहाँ से बनाएगी NaCl प्लस H2 गैस क्या करेगी, रिलीज करेगी। ठीक है, NaCl प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस रिलीज करेगी। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर बैलेंस करने आप चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक ही H दिख रहा है, यहाँ पे 2 H कर दिया गया है, क्योंकि H अकेले निकलता नहीं है, वो तो 2 के साथ ही निकलेगा हमेशा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पे क्लोरीन का संख्या 2 हो गया। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 से गुना किए तो सोडियम का संख्या 2 हो गया, तो फिर हमको यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कुल मिला करके ये एक हाइड्रोजन के चलते 3 गो फैमिली जो है देखिए परेशान हो रहा है ना। एक हाइड्रोजन के चक्कर में 3 गोरा को अपना अपना घर बदलना पड़ा है, 2 को घर बनाना पड़ा है ना। तो इसलिए बैलेंस खराब कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, हम लोग बहुत तेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम के 2 अणु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 अणु दोनों मिल करके यहाँ पे नमक बना रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं। नमक यानी कि लवण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। अधातु के साथ अभिक्रिया करने की बात कहें तो अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, जितने भी हमारे गैसेस है वो सब के सब क्या है, अधातु है। जो भी गैस पाई जाती है वो क्या है, हमारा अधातु है। तो अधातु के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पर भी सोडियम का ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम के साथ जैसे ही Cl2, Na तो ये अकेले रहता है क्योंकि धातु को डबल में लाने की जरूरत नहीं है, ये सॉलिड अवस्था में है और ये अकेले रहता है। आप कोई भी धातु को देखेंगे वो जनरली अकेले आपको मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये खुद में परिपूर्ण है। तो ये सोडियम जो है अकेले है, इसके साथ क्लोरीन जो है Cl2 ये क्योंकि इसी फॉर्म में रहेगा, तो इसको लेकर के हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये NaCl यहाँ से बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब यहाँ चूंकि Cl2 था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी Na2 हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि धातु जो है अधातु के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः क्या बनाती है, लवण का निर्माण करती है। यहाँ भी लवण बनने को दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, अन्य कुछ भी है उसके साथ आप अभिक्रिया करा करके धातु का देख सकते हैं। वो सारी के सारी क्या है, अधातु है, और जब अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, नमक बनाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अधातुओं के गुणधर्म की। अधातु जो है, अधातु के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ये भी अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब इसी में आपको अगर हम यहाँ पे बताए, इसको मिटा देते हैं और उसके नीचे बताते हैं कि अधातु जब अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। जैसे देखिए, क्योंकि टॉपिक यही है, लगभग यही है, तो अधातु जो है, बात करें किसका, अधातु की, तो अधातु जो है क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होगा तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसको
मिटा दो पूरा। नहीं पूरा नहीं बेटा, बस ऊपर में और धातु का दूसरे बक्से भी हो जाएगा। सामने सो रहा है। क्या हो सामदेव? अरे मेरे हमारा समझ नजर गया, मेरे जान सब कैसे पढ़ा रहे हैं कि सो रहा है। ये हमारी बात में लोड़ी है, नहीं समझ रही। इतना मीठा बोलते हैं। गाने वाले टीचर को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़का सो जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं और धातु कैसे उसका रासायनिक बाकी नहीं, बहुत चेंज करना था। यही होता है, तुम लोगों को लगता है इसलिए करते हैं, मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में फिर काटने में, लेकिन तुम लोग नहीं देखेंगे क्या करोगे? ठीक है, और देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, फिर भी नहीं। क्या होगा धातु के साथ और दूसरा क्या है? धातु ठीक है। और धातु का आपस में है, और धातु एक दूसरे के साथ सहसंयोजन। हाँ ये हो गया है, चलिए रहा है। तो आइए अब देखते हैं हम कि अधातुएं कैसे उनका मतलब अधातुओं का क्या रासायनिक गुण होता है उसको देखते हैं। वो भी ऑक्सीजन के साथ, वो भी धातु के साथ, और वो भी अधातु यानी कि आपस में अभिक्रिया करती है और क्या होती है, यौगिक का निर्माण करती है। तो देखते हैं कैसे अभिक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। अधातु में कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा इसका, तो क्या बन जाएगा CO2। ये CO2 क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं ये कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CO2 गैस का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें हम धातु के साथ अभिक्रिया करने का, तो अधातु जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके वही हमने पहले जो बताया था आपको वही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे Cl2 जो है Na के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगी। तो ये क्या है, अधातु है, धातु है, वही बात है, धातु और अधातु जो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं वही अभिक्रिया यहाँ पर भी बता रहे हैं आपको, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण ही बनाएंगे। धातु अधातु मिलता है तो क्या बनता है, लवण ही बनता है। ठीक है, उनसे अभिक्रिया होता है। तो अब बात करें अधातु का, अधातु के साथ अभिक्रिया, तो आप इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया है, ऑक्सीजन भी तो एक प्रकार का अधातु ही है, तो क्या आप अधातु का अधातु के साथ अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं? एक उदाहरण लेते हैं आपका, हाँ, तो यहाँ देखिए H2 + Cl2, ये दोनों क्या है, अधातुएं हैं और ये दोनों मिलकर के क्या बना रही हैं, HCl बना रही है। तो यहाँ पे हमको संतुलित करना पड़ेगा, दो दो है, यहाँ पे भी दो हमको क्या होगा, लगाना होगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप कि अधातु मिलकर के क्या बना रही है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रही है, यहाँ पे अम्ल का भी निर्माण करती है अधातुएं मिलकर के। ठीक है, तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर क्या होते हैं। तो देखिए आपको हम ऊपर में धातु के जो भौतिक गुणधर्म बताए हैं उसके आधार पे धातु और अधातु के अंतर को आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे धातु क्या होती है, कठोर होती है, अधातु क्या होती है, मुलायम होती है, धातु क्या होती है, चमक वाली होती है, अधातु क्या होती है, चमकहीन होती है ना। धातु क्या होती है, तन्य होती है, तन्य मतलब उसको खींच सकते हैं, और धातु क्या होती है, वो तन्यता उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, धातु क्या होती है, ध्वनिक होती है, लेकिन अधातु ध्वनिक नहीं होती है। धातु क्या होती है, तो वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, यानी कि उसका चालन करती है, और धातु क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होती, यानी कि उसका चालन नहीं करती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास उदाहरण है। आपको 7 टॉपिक बताए थे हमने, उन 7 के आधार पे दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लाइन खींच करके एक तरफ धातु एक तरफ अधातु लिख करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाए और आप आसानी से एक झटके में इस 5 नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु के बीच में अंतर है वो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं अगर आपको धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पते हो तो। ठीक है, खास तौर पे केवल एक आपको धातु का भी गुणधर्म पता होगा तो अधातु का क्या होता है, उसके उल्टा होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि धातु और अधातु का उपयोग क्या होता है।
है ना। धातु और धातु का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो धातु का उपयोग जो है हम लोग कोई भी निर्माण कार्य में करते हैं, हम लोग विद्युत उपकरण बनाने के लिए करते हैं, मतलब हम लोग पहले ही बताए हैं कि धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी मशीन बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। और धातु का उपयोग नहीं, धातु का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, औजार बनाने में, आभूषण बनाने में, कोई भी मशीन बनाने में, कोई भी क्या बोलते हैं विद्युत का चालन करने वाले चीजों को बनाने में, जैसे वो पंखा हो गया, हमारा हीटर हो गया, या फिर अन्य कोई भी चीज है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसमें धातु का उपयोग करते हैं। और वहीं अधातु की बात करें तो अधातुओं का इस्तेमाल जो है गैसों के उत्सर्जन में किया जाता है। जैसे एलपीजी गैस है तो क्या है, एक प्रकार का अधातु ही है, जो कि आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो देखने को मिलता है वो एक अधातु की श्रेणी में ही आएगा। यहाँ पे बात करें अगर कि रासायनिक उद्योग में जो भी दवाएं बनाई जाती है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया करा करके दवा का कंपाउंड तैयार किया जाता है, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, अधातु में आ जाएंगे। अगर हम बात करें है ना जैविक खाद वगैरह जो आप लोग खेत में क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसमें भी कुछ रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी हम अधातु का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग जो है, आजकल जो पूरा हमारा सिस्टम है धीरे धीरे परमाणु से रिलेटेड होते जा रहा है। तो परमाणु भट्टी में भी हम लोग मंदक के तौर पे क्या करते हैं, अधातु का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो या फिर हमारा ग्रेफाइट हो, उसको मंदक के तौर पे, यानी कि उसके अनियंत्रित जो बॉम्बार्डिंग है उसको कम करने के लिए, मतलब उसको नियंत्रित करने के लिए, है ना, परमाणुओं को नियंत्रित करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अधातु का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग धातु और अधातु के उपयोग को देखें। अब बात करते हैं कि धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो देखिए यहाँ पे धातु की अभिक्रियाशीलता की बात करें तो इसको हम लोग इस क्रम में याद रखते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद है हमारा मरकरी, फिर है हमारा सिल्वर, और फिर है यहाँ पे गोल्ड। तो इस तरीके से सबसे कम अभिक्रियाशील क्या होता है, गोल्ड होता है। धातुओं में मुख्य रूप से जो हम धातु का इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे कम जो होता है वो गोल्ड का होता है। ये एल्युमिनियम तक देख सकते हैं आप, एल्युमिनियम तक क्या है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। और उसके बाद करें ये क्या होता है, ये जो बीच में आपको हाइड्रोजन घुसा हुआ दिख रहा है ये धातु नहीं होता, ये अधातु होता है, लेकिन अभिक्रियाशीलता में इसका भी एक अपना अलग पहचान है, आप जान सकते हैं। इसके बाद ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये मध्यम अभिक्रियाशील तत्व है, और कम अभिक्रियाशील तत्व में आपको ये कॉपर से लेकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सोना यानी कि गोल्ड तक आ जाएंगे। ये सब के सब क्या है, यहाँ से ये सब के सब क्या है, कम अभिक्रियाशील है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बीच में घुसा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी हाइड्रोजन चिपकते रहता है, कार्बन का संगत इस पे कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। हाँ, जिसको मन करता है उसके साथ उसका बॉन्ड पूरा करने के लिए पहुंच जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या है, पोटेशियम, इसको बार बार आप याद कर लेंगे, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जितना अम्ल वाला है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जितना है, जितना यम है, यमराज क्या होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो जितना यम है सारा का सारा क्या है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता में आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ही किसी के धातु के अंत में यम आ रहा है, समझ जाइए कि वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि यमराज है ना। तो तनिको सा इन्होंने खींचेगा, उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यौगिकों को आसानी से क्या करता है, तोड़ लेता है, तोड़ करके ले जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें किसका, मध्यम अभिक्रियाशीलता में, तो यहाँ पे जिंक है, फेरस है और लेड है। ये क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील है, लेकिन ये नीचे वाले से तो ज्यादा ही है। नीचे वाले जितने भी तत्व है उन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ये कौन, जिंक है या फेरस है या फिर लेड है, ये सब ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारा का सारा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे जिंक, फेरस है या फिर लीड है और हाइड्रोजन है, ये मध्यम अभिक्रियाशील में है, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, एकमात्र अधातु है जो इस श्रेणी में घुसा हुआ है। और यहाँ पे कॉपर है यहाँ पे, इसके बाद मरकरी है,
फिर सिल्वर है या फिर गोल्ड है, ये सब है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ये क्या होता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील होने के कारण ही इसका क्या होता है आभूषण बनता है, और ये लंबे समय तक क्या होता है अपनी चमक को बरकरार रखता है। ठीक है, वहीं पे आपको हम बताए थे पीछे कि कॉपर जो है अपने सल्फेट को कैसे आयरन के साथ जब उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो खो देता है, विस्थापन अभिक्रिया में बताए थे। तो वो इसलिए खो देता है क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, और ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हमेशा कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिकों को तोड़ करके ले जाएगा। जाहिर सी बात है कि ज्यादा पावरफुल आदमी कम पावरफुल आदमी को क्या करेगा, तोड़ करके ले जाएगा, उसका घर लूट करके ले जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो इस तरीके से आप धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी को समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा याद रखना है यम जो होता है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम धातु के निष्कर्षण की विधियों का, कि मतलब धातुओं को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि धातु हमारे मतलब वातावरण में हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी है, तो उसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अयस्क की बात करते हैं। अयस्क का हम लोग सांद्रण द्वारा तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। अयस्क का सांद्रण करके हम धातुओं को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक होता है उच्च अभिक्रियाशील धातु, एक होता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, एक होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु, जो कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आपको हमने बताया है ना। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, धातुओं को 3 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। धातु के अयस्क को 3 भागों में बांटते हैं। तीनों भागों में बांटने के बाद यहाँ पे उच्च अभिक्रियाशील धातु को गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं। मतलब गले हुए धातु को क्या करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, और वहीं से हमको आसानी से क्या होता है, शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाता है। उसमें ज्यादा हमको दिक्कत की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब नहीं परेशानी झेलना पड़ता है। यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील है तो आसानी से क्या होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, बस यहाँ पे गलित धातु का विद्युत अपघटन कराया जाता है, एक प्रक्रिया द्वारा ही हमको क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं ना, इनके नखरे कुछ ज्यादा होते हैं, जानते हैं ना आप, है ना। देखिए यहाँ पे वो अब उच्च हो या फिर निम्न हो, अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, दोनों बड़ा सिंपल साधारण होता है। सारा नखरा जो होता है ना वो मिडिल क्लास वाला के पास होता है ना। तो देखिए मिडिल क्लास वाला क्या कर रहा है, ये इसका एक कार्बोनेट अयस्क बनता है और एक सल्फाइड अयस्क बनता है ना। इसमें धातु 2 भागों में बट गया, एक कार्बोनेट का और एक सल्फाइड का। अब इस कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको निस्तापन के द्वारा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर इस वर्ड का मीनिंग निकालने जाएंगे, निस्तापन का मतलब क्या है कि उसमें ताप की कमी कर देना, ताप को कम कर देना, उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, कि उसके गर्माहट को क्या करना, कम कर देना, है ना, उसको ठंडा कर देना कह सकते हैं एक तरह से। तो हम वहां पे धातु के कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा और धातु के सल्फाइड अयस्क को हम लोग भर्जन यानी कि तोड़ना, है ना, उसको गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो उस तरीके से एक जगह ठंडा करके दूसरी जगह गर्म करके तोड़ते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा क्या करते हैं, वहां से धातु के ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। और आपको पता है धातु का जैसे ही ऑक्साइड मिलता है उसका हम लोग अपचयन कर देंगे। अपचयन आपको अभिक्रिया में बताए थे कि कितने प्रकार के अभिक्रिया होते हैं। उसमें क्या बताए थे आपको कि उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, और अपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहाँ पे धातु का ऑक्साइड है यानी कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, अगर इसके ऑक्सीजन को किसी के साथ भेज देंगे हम, है ना, ये ऑक्सीजन बेटी है, इसका ब्याह करके ससुराल भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, अकेले बच जाएगा ना माँ बाप, तो वही वाला हाल होगा, है ना। तो यहाँ पे धातु का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड से हम लोग सीधे अपचयन द्वारा यानी कि मतलब उसको किसी के साथ ऑक्सीजन को या फिर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होगा, वहां से निकल जाएगा, या फिर हम उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बन करके निकल जाएगा, तो हमको ऐसे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो ऊष्मा द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और अंत में हमको जो धातु बनेगा उसका शोधन कर लेंगे, हम उसको ठीक ठाक कर लेंगे, हमको धातु प्राप्त हो जाएगा। बात करें निम्न अभिक्रियाशील धातु की, तो इसमें एक ही अयस्क बनता है, वो है सल्फाइड अयस्क।
है ना। तो सल्फाइड एस के क्या होते हैं, यहाँ पे भी सल्फाइड एस का हम लोग वर्जन कर रहे थे, यहाँ पे भी वर्जन करेंगे और यहाँ पर भी हमको क्या होगा, धातु मिल जाएगा। धातु मिलेगा तो उसका हम लोग, उसमें भी अगर धातु शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा, यहाँ पे धातु शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, उसका परिष्करण करेंगे। परिष्करण का मतलब होता है विद्युत अपघटन करना। विद्युत अपघटन यानी कि कैथोड और एनोड पर, यानी कि कैथोड और एनोड, इन दोनों पर, कैथोड का मतलब कीटायन होता है, एनोड का मतलब एनायन होता है ना, प्लस माइनस। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 विधियां हैं धातु के रूप को प्राप्त करने का, यानी कि धातु के निष्कर्षण की कुल 3 विधियां हैं। एक है हमारा विद्युत अपघटन, जो कि हमारा निम्न और उच्च दोनों में हो रहा था। और बात करें कि इसका क्या बोलते हैं, वर्जन का या निस्तापन का, तो वर्जन और निस्तापन भी हमको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के वर्जन, निस्तापन और विद्युत अपघटन द्वारा हम धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण और उसका प्रतिरोध, यानी कि धातुओं को हम संक्षारित होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, यानी कि उसमें जंग लगने से, उसको नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर जंग लगते क्यों हैं, कैसे अभिक्रिया करके वो जंग लगाते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसको मिटाते हैं। तो अब हम बात करते हैं धातुओं का संक्षारण, यानी कि संक्षारण की बात करते हैं और एक तरफ उसका प्रतिरोध की भी बात करते हैं कि हम लोग उसको बचाएंगे कैसे। ठीक है, तो हमारे पास 2 टॉपिक अब बच गया लास्ट, संक्षारण और उसका प्रतिरोध। तो देखिए, धातुओं की सतह पर पर्यावरणीय अभिकर्मकों द्वारा उत्पन्न होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, हमारे धातुओं का संक्षारण होता है। मतलब पर्यावरण में मौजूद, जैसे कि आपके पर्यावरण में आर्द्रता है ना, वायु है, आर्द्रता है, आप क्या करेंगे, धातु यानी कि लोहा को लेकर के क्या किए, बाहर रख दिए। अब क्या हो गया, लोहा पे ऑक्साइड का परत चढ़ गया। ऑक्साइड का परत चढ़ा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो जंग लग गया। ऊपर से क्या होता है, लालिमा छा जाती है, उस पर भूरा भूरा दिखने लगता है। तो वो क्या हो गया, हमारा उसका धातु का क्या हो रहा है, वहां पे संक्षारण हो रहा है। तो अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका प्रतिरोध जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा यशद लेपन, है ना, यानी कि ग्रीस लगा करके हम क्या कर सकते हैं, लोहे को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस पे मोबिल लगा करके, मोबिल आप जानते हैं ना, तो मोबिल या तेल कोई लगा करके हम उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। हम पेंट करके, लोहे को पेंट करके, धातु की चीजों को क्या करते हैं हम लोग, पेंट करके रखते हैं। देखते हो आप गेट ग्रिल में क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका संक्षारण नहीं, उसमें जंग नहीं लगे। क्यों, क्योंकि उसको अगर हम ऑक्सीजन के संपर्क में आने से अगर रोक देंगे तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। उसी के लिए उसमें बीच में एक लेयर हम लोग उत्पन्न करते हैं, वो क्या होता है, पेंट का। या फिर हम क्या करते हैं, कोई अगर मशीन है तो मशीन में तो पेंट कर नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि पेंट करेंगे तो मशीन फ्री मूव नहीं करेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये ग्रीस वगैरह का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से हम अपने धातुओं को संक्षारित होने से रोकेंगे। धातुओं में संक्षारण होता है तो क्या होता है, तो देखिए धातु में संक्षारण होता है तो तांबा जो होता है वो हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, लोहा जो होता है वो लाल या भूरा रंग का हो जाता है, और चांदी जो होता है वो काला रंग का हो जाता है। तो ये धातुओं के संक्षारण के क्या है, लक्षण है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि धातु संक्षारित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। वही सोना की बात करें तो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, उसलिए वो संक्षारित नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे कभी कभी इसका उपयोग, जैसे संक्षारण की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड के परत से जहां लोहा संक्षारित होता है वही अल्युमिनियम को कठोर बनाया जाता है। अल्युमिनियम को मजबूत बनाने के लिए उस पर ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है। तभी तो हवाई जहाज में क्या होता है, हवाई जहाज में जो हवाई जहाज का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, अल्युमिनियम का बना होता है। और अल्युमिनियम तो आसानी से नरम होता है, वो दब जाएगा। लेकिन उतने वायु के प्रेशर को भी झेलने के लिए उसको कैसे तैयार किया जाता है, तो उस पर ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है। तो कभी कभी संक्षारण हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, तो कभी उसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग अपने मतलब किसी चीज को ड्यूरेबल बनाते हैं, यानी कि बहुत दिन तक टिकाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों का लाभ और हानि दोनों है, दोनों हम लोग देख सकते हैं। प्रतिरोध में हम लोग आपको बता ही दिए, आप पेंट करके या फिर आप उसमें ग्रीस का लेप लगा करके या फिर तेल डाल करके आप उसको क्या कर सकते हैं, संक्षारित होने से बचा सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं लाएंगे तो संक्षारित नहीं होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा ये धातु और अधातु का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो सच में अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने और अपने साथियों का क्या करें, मदद करें ताकि वो अच्छा से अच्छा नंबर लाए। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।